हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज मी प्रेरणा अगेन एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपना आगे का चैप्टर जो हमने छोड़ा था संसाधन और विकास में। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया अभी तक कि संसाधन क्या होते हैं और उनका जो वर्गीकरण होता है वो हमने कर लिया। क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जैसे एबायोटिक वाइट स्टार्ट करना। को क्या पढ़ना है? संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हमारा जो संसाधन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हुआ है उसी के अनुसार ही हमारा उतना ही ज़्यादा उसका मिसयूज किया गया है, अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। तो उससे क्या क्या समस्याएं पैदा हो गई है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से निम्न समस्या पैदा हो गई है। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो रहा है। जो हमारे संसाधन है उनका क्या होता जा रहा है, वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं, वो कम खत्म होते जा रहे हैं कुछ लोगों के लालच के कारण। उसमें उनका अपना प्रॉफिट हो सकता है। सेकंड, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। जैसे कि कोई अथॉरिटी है उन्हीं के हाथ में आ गए हैं सारे संसाधन और वो अपने हिसाब से उसका यूज करेंगे और दूसरे की जो भी दिक्कत है उसको ना देखते हुए वो अपना फायदा देखेंगे, जिससे समाज क्या हो गया है, दो हिस्सों या संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। मतलब अमीर जिनके पास तो सारे संसाधन है, सारे रिसोर्सेज है, एक तरफ है गरीब जिसके पास बहुत गिने चुने संसाधन है या फिर संसाधन है ही नहीं। तो इस तरीके से समाज बट गया है संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से। ना संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट जो आपका ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापन, जैसे आप देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ती जा रही है, ओजोन परत में आपका छेद होते जा रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण व भूमि निम्नीकरण आदि। तो भूमि की जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है क्योंकि उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे कीटनाशक और दवाइयां मिलाई जा रही है जिससे कि जो उसकी गुणवत्ता है वो खत्म होती जा रही है। और ये सब क्यों मिलाए जा रहे हैं? क्योंकि हमारी जो खेती है वो अच्छी हो और हमें अच्छे दाम मिले। तो इस तरीके से अपने लालच के लिए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं सभी का क्या करते जा रहे हैं, दोहन करते जा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है ये हमें देखना है। सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है आपका। इसका सॉल्यूशन है सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं इसको इन इंग्लिश। सतत पोषणीय विकास, विकास का अर्थ है कि विकास जो होगा पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। कैसा जो विकास हो जो हमारे नेचर के लिए सही हो, उसको नुकसान ना पहुंचाता हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। इसका मतलब है कि आज हम उसे यूज कर रहे हैं अपनी जो रिसोर्सेज है और वो कल की पीढ़ी के लिए भी हम उसको संभाल कर रखें ताकि वो लोग भी उसका उतना ही यूज कर पाए और आगे चलते उनको प्रॉब्लम ना हो और हमारे नेचर को भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये इसका सॉल्यूशन है सतत पोषणीय विकास। तो इसके लिए अब एक सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 इन ब्राजील। तो ये कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था 1992। इंपॉर्टेंट याद रखना इसको। ये क्यों हुआ था? फॉर पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ये वाला सम्मेलन किया गया था। और इसका जो आउटकम निकला आपका रियो डी जेनेरो सम्मेलन, इस सम्मेलन का जो आउटकम निकला तो वो था हमारा एजेंडा 21। ये इंपॉर्टेंट है एजेंडा 21 आपको कि इसके अंदर क्या था। तो यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस और विकास सम्मेलन यूएनसीडी के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो एजेंडा 21 क्या है? एक आपका एक घोषणा है जिसके अंदर इसका उद्देश्य क्या है ये आपको देखना है। भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, वही इसका जो उद्देश्य है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हासिल करना है। पर्यावरण क्षति, गरीबी, रोगों को निपटाना इसका उद्देश्य है एजेंडा 21 का, जो कि 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में यूएन और विकास सम्मेलन के उसमें आपका ये आउटकम निकला था एजेंडा 21 में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिसोर्स प्लानिंग, संसाधन नियोजन। तो व्हाई डू वी नीड प्लानिंग? ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें जो प्लानिंग है उसकी जरूरत पड़ती क्यों है रिसोर्सेस को प्राप्त करने से पहले। इसका आंसर आपका होगा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। मतलब अगर हमें किसी चीज का यूज करना है तो उससे पहले उसकी एकदम रणनीति तैयार करना होगा जिससे कि हम आगे चलकर उसका एक अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाए। अब देखो, क्योंकि भारत में संसाधन क्या है, असामान्य रूप से वर्गीकृत है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके जो रिसोर्सेज है इन इंडिया हर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे प्रचुर मात्रा में खनिज और कोयला मिलता है, ठीक है। तो और अरुणाचल प्रदेश देख लो, वहाँ पे जल संसाधन है ज्यादा मात्रा में। और राजस्थान में क्या है? पवन व सौर ऊर्जा ज्यादा है जहाँ पे, और वहाँ पे जल संसाधन की कमी है। लद्दाख में सांस्कृतिक विरासत है और खनिजों की कमी है। यहाँ पे लैक ऑफ लिखा है ना, इसका मतलब कमी होना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाता है इंडिया में। तो वैसे ही आपकी जो रिसोर्स प्लानिंग है वो हर जगह की अलग अलग होगी और रिसोर्स प्लानिंग होना भी इंपॉर्टेंट है। अब आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें क्या दिया हुआ आगे? भारत के संसाधन नियोजन के 3 चरण। तो भारत में जो संसाधन जो आपके नियोजन किया जाता है, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज होता है, उसके 3 प्रोसेस है। फर्स्ट है आपको पहचान करना, जैसे कि हमने अभी बोला ना झारखंड में आपको जो आपका कोयला है ये सब चीजें ज्यादा मात्रा में मिलती है, जो खनिज होते हैं। तो वहाँ पे हमको पहले है कि आपको पहचानना होगा कि कहाँ क्या मिलता है। तो देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना व संसाधनों की गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना। ये वही चीज हो गई कि आपको पहले पता लगाना है, उनके बारे में लिखना है, फिर उनका आपको
उनका मैप के थ्रू वो चीज़ समझनी है। उसके बाद है आगे नियोजन ढांचा, प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी। यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कौशल, टेक्नोलॉजी और स्किल्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करते हैं ताकि हम उन रिसोर्सेज को क्या कर सकें, पा सकें। ठीक है, और यहाँ पे हम उन सब रिसोर्सेज को पाने के बाद थर्ड वाला जो प्रोसेस होता है वो संपूर्ण विकास है, ओवरऑल डेवलपमेंट है। जैसे कि ये जो संसाधन मिल गया इसको हर जगह बांटना पड़ेगा हमको इन इंडिया में। जैसे कि संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना या मिलाना। इसका मतलब वही है कि अब आपको जो रिसोर्स प्राप्त हो चुके हैं अब उनको जनहित तक पहुंचाना है, हमको पीपल्स, लोगों तक पहुंचाना है। आगे देखो, अब ये आपका हो गया 3 चरण कंप्लीट। क्वेश्चन आएगा तो आई होप यू कैन आंसर। अब है संसाधनों का संरक्षण। अब इतना जो संसाधन रिसोर्सेज कर रहे हैं उनका जो कंजर्वेशन है वो भी तो हमको ही करना पड़ेगा ना, कि अब उनको बचा के रखना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे गांधी जी की संसाधन संरक्षण के प्रति चिंता। तो गांधी जी ने कुछ कहा था, वो ये लिखा हुआ है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। कि अगर कोई लालच कर रहा है तो उसका पेट कभी नहीं भरने वाला है। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं गांधी जी, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है। समझ रहे हो आप, पेटी भरने के लिए नहीं है हमारे पास, पेट तो भर सकते हैं अपना। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे हमको पढ़ना है लैंड रिसोर्सेज के बारे में, भू संसाधन के बारे में। तो भूमि संसाधन का उपयोग क्या होता है, देखो हम भूमि पर रहते हैं, अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप भूमि पर ही करते हैं, हवा में तो करते नहीं है। और प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। सब चीज भूमि पर ही होती है यार, भूमि नहीं होती तो हम कहाँ होते, हम हवा में उड़ रहे होते हैं, है ना। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, हमारी बहुत सी जरूरतें हैं जो कि भूमि पर आधारित है, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है ना। आज भूमि का टुकड़ा इतना है तो 1000 साल बाद या कुछ सालों बाद वो टुकड़ा इतना ही रहेगा, लेकिन इसमें जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और इसमें जो दबाव है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये इसकी लिमिटेशन है भूमि की, समझ गए आप। भारतीय भूभाग का विभाजन देख लेते हैं। अच्छा, इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है वो कितना है आपका, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या फिर आप इसे कह सकते हो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपका जो है पूरा एरिया है। उसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है, आपको पता है, पर्वत, पठार और मैदान। ये मेन रूप से 3 चीजें हैं। मैदान आपका सबसे ज्यादा है, देन पर्वत आ जाते हैं, देन पठार आ जाता है आपका। ठीक है, ये आपका हो गया जोग्राफिकल एरिया का डिविजन। अब आगे देखो भू उपयोग। अब लैंड यूटिलाइजेशन देखते हैं कि हम अपनी जो भूमि है उसका यूज किस तरीके से करते हैं। तो भू संसाधनों का उपयोग निम्न उद्देश्यों से किया जाता है, जैसे कि वन, फॉरेस्ट होते हैं उसमें, तो फॉरेस्ट उगाए जाते हैं। और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, अब कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो ये कौन सी भूमि होती है, ये होती है बंजर भूमि, जहाँ पे आपकी जो फर्टिलाइजेशन है ना, फर्टाइल नहीं रहती है, यहाँ की भूमि बंजर हो जाती है। तो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, एग्जाम्पल इमारतें, सड़क, उद्योग, ये भी तो हमारे भूमि का ही हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हमारी भूमि पर ये सब चीजें बनाई गई हैं। थर्ड आपका पॉइंट है अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड भी कुछ होता है, जैसे कि स्थायी चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमि, जहाँ पे जो हमारे जो चरने वाले जो पशु होते हैं वो चरते हैं, वो एक वाली भूमि भी होती है। विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, जैसे किसी प्लॉट पर पौधे उग जाते हैं जो कृषि अयोग्य है, जहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती सिंपल, पर वहां पे क्या हो गया, पौधे उग गए, तो ये एक होता है आपका अदर कल्टिवेटेड लैंड का एग्जाम्पल। और कृषि योग्य बंजर भूमि हो गया, जहां 5 से अधिक वर्ष खेती ना की गई हो, वहां पे ऐसी भूमि आपकी हो जाती है। एक फोर्थ आगे आपका परती भूमि, फैलो लैंड। ये क्या होता है, जिसे छोड़ दिया जाता है कुछ सालों के लिए, ये आपका परती भूमि हो जाती है। वर्तमान परती, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, उसे वर्तमान परती कहते हैं। और वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि जो होती है ना, वो भी सब हमारी परती भूमि का एक पार्ट होती है, जहाँ पे 1 से 5 साल तक की कोई कृषि नहीं की गई होती है। तो ये आपका भू का उपयोग हम बात कर रहे थे, लैंड यूटिलाइजेशन। 5th पॉइंट भी है इसमें, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, नेट सॉन एरिया। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा में 80%, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में 10% से कम आपको मिलता है वाला एरिया। तो पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा और इन वाले जो स्टेट्स में सबसे कम। ऐसे क्षेत्र जिसमें कुल फसलें वर्ष में केवल एक बार उगाई जाती है, तो वो होता है हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ऐसा एरिया जहाँ पे कुल जो फसलें है ना वर्ष में केवल एक बार उगाई जाती है, या एक कृषि वर्ष में एक बार बोया गया क्षेत्र को शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपका एक शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो गया, जहाँ पे एक वर्ष में एक बार कोई फसल उगाई जाती है। एकल कृषिक क्षेत्र होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जो दिया जाए तो वह एक सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपको इसका समझ के रखना होगा, बाकी ज्यादा उसमें इन डेप्थ नॉलेज की आपको कोई जरूरत नहीं है। भारत में भू उपयोग प्रारूप, तो लैंड यूज पैटर्न
इन इंडिया। ये आपको बता रखा है कि वन कितने पे है, बाजार व भूमि कितने पे है, तो इसमें इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। स्टिल आपकी बुक में था तो मैंने यहाँ पे बना लिया था, ये पहले के नोट्स है ये। आपको बस इतना तो पता होना चाहिए कि आपका जो एरिया इंडिया का वो कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है आपका। बाकी इस पर इतना ध्यान नहीं देना है। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा और पढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में अपना वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों का प्रतिशत कितना बताया गया है? 33% बताया गया है। तो ये आपका 1952 के अकॉर्डिंग है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अब हम देखेंगे भूमि का आपने यूज देख लिया, बाकी वो किस किस प्रकार की होती है वो देख लिया, और संरक्षण हम देखते हैं भूमि निम्नीकरण क्या होता है और संरक्षण क्या उपाय क्या होता है। भूमि निम्नीकरण मतलब कि उसकी जो गुणवत्ता है ना वो कम होती जा रही है, वो अयोग्य बनती जा रही है। प्रक्रिया जिसमें भूमि खेती अयोग्य बनती है उसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। और संरक्षण तो आपको पता ही है, उसको बचाना। भूमि निम्नीकरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये तो आप भी अपने आप सोच सकते हो कि हम वनों की कटाई कर रहे हैं, अति पशुचरण, हम बहुत ज़्यादा जो पशु है उनको चरवा देते हैं अपनी जो खेती होती है उसमें, तो उससे भी भूमि जो होती है ना, उसकी जो ऊपरी परत होती है ना, वो आपके जो चरने वाले पशु होते हैं ना वो उखड़ जाती है, जिससे कि उसकी जो यूटिलाइजेशन है, उसकी जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ चरते समय पशु जड़ सहित ऊपरी मृदा को भी उखाड़ देते हैं, जिससे कि उसकी जो यूटिलाइजेशन पावर है वो खत्म हो जाती है। खनन कर रहे हैं हम, खुदाई करे जा रहे हैं, उससे भी हो रही है आपकी जो भूमि निम्नीकरण। अधिक सिंचाई कर देते हैं हम, उसकी ऊपरी परत जो होती है बह जाती है। खनिज प्रक्रियाएं, उद्योग, ये जो हमारे जो खनिज प्रक्रिया उद्योग होते हैं, जो सब चीज़ हमारी क्या है भूमि पे बहुत बुरा असर डाल रही है। तेज हवाएं चलने के कारण ऊपरी मृदा उड़ जाती है। तो ये भी आपको पता है कि इसके लिए हम क्या बनाते थे, साइड साइड में पेड़ उगा देते हैं। अति पशुचरण, खनन, अधिक सिंचाई और खनिज प्रक्रियाएं, इनके अंदर भी आपको क्या है, आपकी बुक में दिया हुआ है लाइन्स, वो यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे ऊपर आपको समझाई दिया, आप यहाँ पे भी अपने आप लिख सकते हो या फिर आप इसको रीड कर सकते हो। हम चलते हैं आगे, अब देखते हैं संरक्षण के उपाय। देन हम मृदा संसाधन से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखो संरक्षण के उपाय क्या क्या कर सकते हैं। अब जैसे हम वनों को काट रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, वनों को लगा सकते हैं। जो हमारे हमने अभी बात करी निम्नीकरण में, उसका उल्टा कर दोगे ना तो वो आपके उपाय बन जाएंगे संरक्षण के। तो चारागाहों को उचित प्रबंधन कर दोगे, खनन नियंत्रण कर दोगे। टपकन सिंचाई क्या होती है, फव्वारा। एक तो आपको पता है ना कि अगर बहुत तेज पानी छोड़ दोगे तो जो आपकी जो मिट्टी है ऊपर की वो बह जाएगी पानी के साथ। लेकिन अगर आप टपकन, ये जो सिंचाई बोल रहे हो ना, ड्रिप इरिगेशन, जिसमें बूंद बूंद करके अगर पानी जाएगा तो वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी जो भूमि निम्नीकरण है वो नहीं होगा। यहाँ पे देखो पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट बनाकर, जैसे कि आपका ये खेत है और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, पेड़ उगा दोगे बहुत सारे चारों ओर से, तो जो आपकी ऊपरी मृदा है वो उड़ेगी, तो ये पेड़ों से रुक जाएगी, जिससे कि आपका जो भूमि निम्नीकरण है वो नहीं होगा। तो ये एक आपका ये उपाय हो गया। व रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक उपाय हो जाएगा। तक अपने पढ़ लिया आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू होगा आपका मृदा संसाधन, और इसके बाद आपको कितना रह जाएगा, आपको थोड़ा मृदाओं का वर्गीकरण पढ़ना होगा और मृदा के बारे में पढ़ लेंगे हम। उसके बाद जाके आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो होपफुली थर्ड पार्ट में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।